तो आज हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर के अंदर में कुछ कुछ बेसिक नॉलेज है, तो वो मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहला है कि व्हाट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। आप बहुत बार ये वर्ड सुनते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट के मतलब में जाने के लिए हमको थोड़ा सा बेसिक्स में आना पड़ेगा। बेसिक्स यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू सेविंग्स। ये एक इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है। तो जैसे कि आपके घर में अगर फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली बिजनेस से इनकम होती है, या फिर कोई जॉब करते हैं तो जॉब में सैलरी मिलती है, वो एक इनकम होती है, या अन्य प्रकार के कोई आपको कोई इनकम हो रही है। उस इनकम में से आप अपने खर्चे उतारते हैं, लिविंग के एक्सपेंसेस, बाकी जो आपके वांट्स हैं, नीड्स हैं पूरे करने के एक्सपेंसेस, वो आप उससे पूरे करते हैं उस इनकम से। उस इनकम में से जब एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो सेविंग्स आती हैं। ठीक है, ये सेविंग्स जो है यही इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। यानी कि जो आप सेव करते हो पैसा, उसको आप कहीं न कहीं ऐसी जगहों पे लगाते हो, यानी कि ऐसी जगहों पे आप उनको पैसे किसी को देते हो, जिससे आपको लगता है कि वो जो आपके ऑलरेडी पैसे हैं वो बढ़ सकते हैं। यानी कि अगर आपकी सेविंग 50,000 रुपीज़ है, तो अगर 50,000 रुपीज़ अलमारी के अंदर में रखोगे, तो 2 महीने बाद भी वो 50,000 रुपीज़ ही रहेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर ये 50,000 मैं किसी बंदे को दे दूँ लोन के रूप में, तो मुझे इंटरेस्ट देगा। 50,000 के साथ मुझे मान के चलो 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करेगा, 52,000 देगा। तो 50,000 2 महीने पहले 50,000 ही थे, 50,000 2 महीने बाद 52,000 हो गए, 52,000 रुपीज़ हो गए। तो ये कैसे हुए? क्योंकि आपने लोन दिया। लोन क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। यानी कि लोन एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि आपने किसी को लोन देना, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट की। तो ये इन्वेस्टमेंट होती कैसे है? ये इन्वेस्टमेंट सेविंग से आती है। यानी कि अगर आपकी जो इनकम है वो पूरी की पूरी एक्सपेंसेस में चली जाती है, मतलब आपकी कोई सेविंग्स नहीं है। अगर आपकी कोई सेविंग नहीं होगी तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा इकट्ठा ही नहीं हो पाएगा। इनकम कमाने के दो रूट होते हैं, एक होती है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम यानी कि ऐसी इनकम जो आप पूरे दिन में, आप पूरे समय उसके बारे में सोचते रहें, या पूरे समय आप फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट रहें। फॉर एग्जांपल एक शॉप ओनर है, वो कुछ आर्टिकल्स सेल करता है, तो अगर वो दिन भर शॉप में बैठा है, यानी कि वो जो शॉप से जो पैसे कमा रहा है वो उसकी एक्टिव इनकम होगी। यानी कि उसका एक्टिव माइंड, उसका पूरा बॉडी, उसका पूरा दिमाग, उसकी पूरी सोच उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। वो बिजनेसमैन का एग्जाम्पल हो गया। अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है पूरा दिन जाके और वहाँ से सैलरी कमा रहा है, तो वो सैलरी जो है वो उसकी एक्टिव इनकम होगी। यानी कि उसने अपना लेबर पुट किया, वहाँ पे अपना समय दिया, एफर्ट्स डाले। तो बेसिकली एक्टिव इनकम का मतलब है जो आप फिजिकली प्रेजेंट होके अपने एफर्ट्स डाल के अपने दिन का मेजर टाइम उसको देते हैं और वहाँ से आप कुछ कमाते हैं। दैट्स योर एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग को आपने रेंट पे दे दिया। आपका बिजनेस कुछ और है, आपका कोई शॉप है, आप उस पे दिन भर बैठते हो, लेकिन हमने बहुत अच्छे पैसे आपके पास इकट्ठा हो गए थे, यानी कि आपकी सेविंग्स हो गई थी, तो आपने एक बिल्डिंग खरीदने में लगा दिया। ये बिल्डिंग आपकी एक इन्वेस्टमेंट की तरह से होगी, और ये जब आप इसको किसी को रेंट पे दोगे तो उससे आपको रेंट मिलेगा, किराया, हर महीने का। तो ये जो हर महीने का किराया आपको आ रहा है, इसके लिए आप कुछ एफर्ट नहीं डाल रहे, आप कुछ अपना दिन भर अपना समय नहीं दे रहे। आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे बिल्डिंग लेनी है, आपने उसमें पैसे लगा दिए। अब कोई आपके सामने ग्राहक आया, आपने उसको रेंट पे दे दिया, अब वो आपको रेंटल पे करता है। दिस इज़ अ पैसिव इनकम। कि बेसिकली अगर शॉर्ट में बताऊँ तो पैसिव इनकम मतलब घर बैठे पैसे कमाना, दैट्स योर पैसिव इनकम। ठीक है, तो दो तरीके से आप, अब कोई भी आदमी इनकम कमाता है वर्ल्ड वाइड। ये जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो उसमें से आपको एक रिटर्न मिलता है। रिटर्न मतलब, रिटर्न आगे चल के बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, बट रिटर्न अभी मैं बता देता हूँ। रिटर्न मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यानी कि जो आपने 50,000 रुपीज़ किसी को लोन दिए, वो ऐसे नहीं दे दिए कि भाई तू 2 महीने बाद ही 50,000 वापस करना। आपने बोला इसके ऊपर मैं कुछ एक्स्ट्रा लूँगा। एक्स्ट्रा क्या लोगे? इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट रिटर्न हो जाएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट थी लोन और आपका रिटर्न कहलाएगा इंटरेस्ट। वैसे ही जैसे अगर आप कोई शेयर्स परचेज करते हो, शेयर मार्केट से आपने कोई शेयर परचेज किया, तो शेयर परचेज का जो आपने पैसे लगाया, दैट्स योर इन्वेस्टमेंट। अब उस शेयर पे कंपनी ने कोई डिविडेंड दिया, ये जो डिविडेंड आपको मिला, दैट्स योर रिटर्न ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? शेयर्स हो गए।
अब ये रिटर्न का क्या होता है? तो रिटर्न का बेसिकली आपकी एक्टिव और पैसिव इनकम में जाके जुड़ जाता है, यानी कि आपकी टोटल इनकम में जाके जुड़ जाता है। ये साइकिल आपको रियल लाइफ में भी काम आएगी, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत बेसिक साइकिल है पर बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। ये काम कैसे करता है, इन्वेस्टमेंट का जो साइकिल है काम कैसे करता है कि आपके पास जो भी इनकम होगी उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस लेस करोगे। इनकम दो तरीके से आ सकती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। जो आपकी एक्सपेंसेस काटने का जो भी आपके पास बचेगा वो आप सेविंग्स करते हो। इस सेविंग्स ही आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाती है, और ये इन्वेस्टमेंट पे जो आपको रिटर्न मिलता है वो रिटर्न ही आपके इनकम का पार्ट बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी इन्वेस्टमेंट हैज सम रिटर्न एंड सम रिस्क। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें कुछ ना कुछ रिटर्न होता है। रिटर्न मतलब आपको बदले में कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, और रिस्क भी होता है। रिस्क काय का कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो कहीं लॉस में ना चले जाए, नुकसान ना हो जाए, डूब ना जाए, तो कुछ ना कुछ रिस्क होता है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसमें कुछ ना कुछ रिटर्न होगा और कुछ ना कुछ रिस्क होगा। हर इन्वेस्टमेंट के ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक होता है रिटर्न कितना मिलेगा और रिस्क कितना लेना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इन्वेस्टर क्या करता है? एक इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट्स करता है। इन्वेस्टमेंट मान के चलो, एक इन्वेस्टर है, उसने इन्वेस्टमेंट नंबर 1 करी, इन्वेस्टमेंट नंबर 2 करी, इन्वेस्टमेंट नंबर 3 करी। मैंने जैसे बताया कि हर इन्वेस्टमेंट का कुछ ना कुछ रिटर्न होगा और कुछ ना कुछ सामने वाले को रिस्क लेना पड़ेगा। तो हर इन्वेस्टमेंट का अलग रिटर्न होता है और अलग रिस्क होगा। तो इन्वेस्टमेंट नंबर 1 का अलग रिटर्न अलग रिस्क है, इन्वेस्टमेंट 2 का अलग रिटर्न अलग रिस्क है, इन्वेस्टमेंट 3 का अलग रिटर्न अलग रिस्क है। ठीक है, अब पोर्टफोलियो से इन्वेस्टमेंट का क्या लिंकेज? बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज नथिंग बट पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेज करना है। पहले बताओ पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो होता है बास्केट। बास्केट का मतलब, जैसे एक बास्केट है फ्रूट्स का, उसमें अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स पड़े हैं, इमेजिन करिए। एप्पल पड़े हैं, बनानास पड़े हैं, ग्रेप्स पड़े हैं, अलग अलग तरह के फ्रूट्स पड़े हैं। ये एक बास्केट है, तो आप इसको क्या बोलते हो? फ्रूट बास्केट। वैसे ही फाइनेंशियल वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट का एक बास्केट होता है। हर एक इन्वेस्टर अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। शेयर्स अगर परचेज कर रहा है, अगर उसको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, तो सिर्फ एक ही कंपनी के शेयर परचेज नहीं करेगा, तीन चार अलग अलग कंपनियों के शेयर्स परचेज करके रखेगा। तो ये जो उसने परचेज करके रखे शेयर्स, यानी कि उसने इन्वेस्टमेंट करके रखी, ये इन्वेस्टमेंट जो उसने करके रखी, अगर उसको एक बास्केट में डालें अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स को, और हर इन्वेस्टमेंट के साथ क्या क्या आएगा? उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आएगा और इस इन्वेस्टमेंट का रिस्क आएगा। तो उस पूरे बास्केट को कहा जाता है पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया? सीधी सरल भाषा में बास्केट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो चैप्टर पढ़ रहे हो, इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है, यानी कि पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। लेकिन किस चीज़ के पोर्टफोलियो को? फ्रूट्स के? जी नहीं, इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को। तो पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का मैनेजमेंट करोगे तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहलाता है। अब आपका मन में सवाल उठेगा कि यार कोई भी इन्वेस्टर अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, यानी कि वो एक ही जगह पैसे क्यों नहीं लगाता है? उसका एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कि एक पोर्टफोलियो किसी बंदे ने क्रिएट किया, इन्वेस्टर ने। उसने अपने पैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी लगाए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगाए यानी कि ऑटोमोबाइल कंपनीज के शेयर्स परचेज किए। जो भी कार मैन्युफैक्चर करती है, ट्रक मैन्युफैक्चर करती है, उसमें से कोई ना कोई उसको कंपनी पसंद आई, उसने उसके शेयर्स परचेज कर लिए। साथ साथ में उसने थोड़े पैसे आईटी सेक्टर, आईटी स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इस ऐसी कंपनीज में पैसे लगाए जो सॉफ्टवेयर बनाती है, जो आईटी सॉल्यूशंस देती है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। फ्यूचर अनसर्टेन है मतलब कौन सा सेक्टर में अच्छी तेज़ी आएगी, यानी कि बूम आएगा, और कौन से सेक्टर में डिक्लाइन आएगा, आपको नहीं पता। तो अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम चल रहा है, फॉर एग्जांपल बूम चल रहा है, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उसके शेयर प्राइसेस जो हैं ऑटोमोबाइल कंपनीज के, वो बहुत हैवी जाते जा रहे हैं। कल से आज बढ़ते जा रहा है, फिर बढ़ते जा रहा है, फिर बढ़ते जा रहा है, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा।
ऑब्वियसली जो आप इन्वेस्टमेंट करके रखे हो अगर उसकी प्राइस बढ़ते जाएगी तो आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। और मान के चलो आईटी सेक्टर में ऐसा अपोजिट हो रहा है, यानी कि उसके शेयर्स लगातार गिर रहे हैं। तो आपने क्या किया, आप लेकिन आपको ये चीज़ पता नहीं थी तो बाद में पता चली। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से आपने बहुत अच्छे पैसे कमाए और आईटी सेक्टर में आपको लॉस हो गया। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो आपको प्रॉफिट होगा और जो आईटी सेक्टर में जो आपको लॉस होगा वो आपस में कंपनसेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ऑटोमोबाइल सेक्टर से आपको जो प्रॉफिट हुआ शेयर से वो 1000 रुपये होगा, लेकिन आईटी सेक्टर में गिरने के कारण आपको लॉस हो गया 700 रुपीज़ का। ठीक है, फिर भी तो आपको नेट 300 रुपये आपने कमाए। तो ये स्ट्रेटजी हर रैशनल इन्वेस्टर, रैशनल मतलब दिमाग वाला इन्वेस्टर, लेता है कि वो अपने सारे पैसे एक जगह नहीं लगाता। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कौन सी सेक्टर में तेज़ी आ जाएगी, यानी कि बूम हो जाएगा, यानी कि उसके शेयर पैसे बढ़ेंगे, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में कौन से सेक्टर की, और कौन से सेक्टर डिक्लाइन हो जाएगा। तो हम हमारे पैसे अलग अलग जगह लगा के रखते हैं जिससे हमको एवरेज में अच्छा रिटर्न मिले। हमें अगर 10% रिटर्न कमाना है तो हमें एवरेज के प्रति जाना चाहिए कि एवरेज में 10% कमाऊं। एक शेयर से 10% कमाने का सोच नहीं रखना चाहिए। उससे क्या होगा, फ्यूचर में अगर कोई भी मार्केट बूम में, कोई भी मार्केट डाउन में, आपके पास एवरेज घर में पैसा अच्छा खासा आएगा। तो पोर्टफोलियो लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि अगर आप कोई पोर्टफोलियो बनाते हो, यानी कि आप 2-3 इन्वेस्टमेंट लगा के रखते हो कि थोड़े थोड़े पैसे इसमें लगा के रखे, थोड़े पैसे उसमें लगा के रखें, तो यानी कि आपने डाइवर्सिफिकेशन किया। एंड डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क। सीधी बात है, फ्यूचर अनसर्टेन है, एक शेयर्स में पैसे पूरे लगा दिए और वो डूब गया तो पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट लॉस हो जाएंगे, पूरा का पूरा आपका पैसे ख़त्म हो जाएंगे। इससे अच्छा है अलग अलग जगह पैसे लगा के रखो तो एवरेज में अच्छा रिटर्न मिले और रिस्क भी कम हो जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम हो जाता है, ओवरऑल जो आप रिस्क लेते हैं वो कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर क्या क्या स्टेप्स लेता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले आ रहा है सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़। सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब है कौन सी सिक्योरिटीज़ परचेस करें। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ में आएगा कि कौन सी सिक्योरिटीज़ परचेस करें। सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी को कहा जाता है सिक्योरिटी एनालिसिस। सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ यानी कि कौन सी सिक्योरिटी को सिलेक्ट करें तो उसको कहते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस। अब एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फाइनेंस की जो दुनिया है उसमें ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजीज आती हैं सामने कि दिमाग घूम जाता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप टीवी चैनल देखते होंगे, वहाँ पे ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि भले उसका मीनिंग होता तो सिंपल है, लेकिन जिस तरीके से वो यूज़ होते हैं वो हमें समझ में नहीं आते, तो हमें लगता है यार ये बहुत टफ एरिया है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप हैवी हैवी वर्ड्स यानी कि हैवी हैवी टर्मिनोलॉजीज़ को सिंपल ढंग से याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ने में, टीवी चैनल देखने में या फाइनेंस की भाषा को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मेरे लेक्चर्स में मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं सारी की सारी टफ टर्मिनोलॉजीज़ को सिंपल तरीके से समझा सकूँ। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी, एनालाइजिंग द सिक्योरिटीज़, ऐसे वर्ड्स कभी ना कभी आएंगे सामने। अब इसका मतलब समझ में नहीं आता कि सिक्योरिटी का एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, क्या करें। मतलब एनालाइज करेंगे सिक्योरिटीज़ को, एकदम भारी भारी लग रहा है, लेकिन मतलब क्या क्या करूँ एनालिसिस में। बेसिकली कुछ नहीं करना है, सिक्योरिटी सिलेक्ट करना है। 10 सिक्योरिटी रख दी सामने, 4 आपने उठा ली, उसमें से 6 को रिजेक्ट कर दिया। ये जो आपने किया, 4 क्यों लिए, 6 रिजेक्ट क्यों किए, ये पूरा चीज़ को कहते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस। तो कितना सिंपल लग रहा है आपको दोस्तों कि सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब सिर्फ सिलेक्शन है, सिक्योरिटी का सिलेक्शन। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, फाइनेंस के वर्ल्ड में। अब सिक्योरिटी एनालिसिस के अंदर में दो बातें आती हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस करना और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। ये मैं आपको सिक्योरिटी एनालिसिस के चैप्टर में समझाऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। ये बेसिकली दो तरीके हैं जिससे सिक्योरिटी का एनालिसिस किया जा सकता है, यानी कि सिलेक्शन सिक्योरिटी किया जा सकता है। और ऊपर में मैंने लिखा है पैसे कहाँ लगाने।
तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे सेविंग से, जैसे सिखाया था। तो ये पैसे जो सेविंग के हैं वो कहाँ लगाएं? दैट इज योर सिलेक्शन सिक्योरिटी स्टेज। जब ये डिसाइड हो जाता है कि पैसे कहाँ लगाएं, यानी कि 10 सिक्योरिटी सामने खड़ी थी, हमने 4 सिक्योरिटी सिलेक्ट कर ली, किन चारों में पैसे लगाएंगे। अगला सवाल हमारे सामने आता है कि पैसे कितने लगाएं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, आपने मुझे कहा 4 सिक्योरिटी में लगा दो, और आपने ये नहीं बताया कि 10 लाख में से पहली सिक्योरिटी में कितना लगाऊं, दूसरी में कितना, तीसरी में कितना, चौथी में कितना। तो पैसे कितने लगाने का जो केस है वो स्टेज में हम बोलते हैं कंस्ट्रक्ट ऑल फीजिबल पोर्टफोलियोज, और इसी को कहा जाता है पोर्टफोलियो एनालिसिस। यानी कि आप अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाओ कि 4 सिक्योरिटी में कैसे कैसे लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, पहले सब में आपने 2.5 लाख रुपए लगा दो, या फिर पहले दोनों में 5 लाख रुपए लगाओ, दूसरे में 3 लाख रुपए लगाओ, लास्ट वाले में 2 लाख रुपए लगाओ। ये जो कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ 10 लाख रुपयों को 4 सिक्योरिटी में बांटने का, दैट इज योर पोर्टफोलियो एनालिसिस। इसमें लिखा है कंस्ट्रक्ट ऑल फीजिबल पोर्टफोलियोज। फीजिबल पोर्टफोलियो का मतलब कितने पोर्टफोलियो कितने पोर्टफोलियो बन सकते हैं, वो सारी की एक लिस्ट बना लो कि कितने पोर्टफोलियो बना सकते हैं। हमने बना लिया, हमने मान के चलो 50 पोर्टफोलियो के बना दिए, यानी कि हमने 50 फीजिबल पोर्टफोलियो निकाल के आया कि 50 तरीके से 10 लाख रुपए 4 सिक्योरिटी में लग सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमको फाइंड करना है एफिशिएंट पोर्टफोलियोज। यानी कि पोर्टफोलियो एनालिसिस के स्टेज पे क्या होता है? पोर्टफोलियो एनालिसिस के स्टेज पे हम सारे के सारे फीजिबल मतलब जो बन सकते हैं वो पोर्टफोलियो हमने बना दिया। उसके बाद हम उन पोर्टफोलियो में से एफिशिएंट पोर्टफोलियोज सिलेक्ट करते हैं। एफिशिएंट पोर्टफोलियो सिलेक्ट करने का तरीका होता है पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल के और पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल के। ये आगे चल के डिस्कशन करूंगा मैं इसी चैप्टर में कि पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकाला जाता है, पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकाला जाता है, रिटर्न क्या होता है, रिस्क क्या होता है। ये सारी बातें आने वाले लेक्चर में करूंगा मैं। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि पोर्टफोलियो रिस्क अगर आप निकाल रहे हो तो निकाल रहे क्यों हो, वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कौन से स्टेज पे आता है, ये कहानी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यानी कि आप बेसिकली जब पोर्टफोलियो रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न निकालेंगे, बेसिकली आप पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रहे रहेंगे उस समय। यानी कि आप एफिशिएंट पोर्टफोलियो सिलेक्ट करेंगे इसमें से फीजिबल पोर्टफोलियोज में से। यानी कि सारे के सारे फीजिबल पोर्टफोलियोज 50 जो आपने मैंने बोला कि 50 फीजिबल पोर्टफोलियोज निकल के आए बाहर, उसमें से मुझे 10 एफिशिएंट लगे। कैसे लगे 10 एफिशिएंट? मैंने सारे पोर्टफोलियोज का रिस्क निकाला और रिटर्न निकाला, आपस में कंपेयर किया तो 10 मुझे अच्छे लगे। 50 पोर्टफोलियोज में से 10 पोर्टफोलियो मैंने सिलेक्ट कर लिए। पोर्टफोलियो 10 सिलेक्ट किया मतलब 10 तरीके सिलेक्ट कर लिए कि जो मेरे पास पैसे पड़े थे सेविंग्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो करने के लिए रेडी हैं पैसे, वो 4 सिक्योरिटीज़ में किस तरीके से लगे। तो 10 तरीके मेरे पास सामने आ गए। अब क्या करूँगा? बेसिकली अब 10 में से एक सिलेक्ट करूँगा। जब 10 में से एक सिलेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं चूज़ दी ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, और ये स्टेज को बोलते हैं पोर्टफोलियो का सिलेक्शन। कि आपने कौन सा पोर्टफोलियो सिलेक्ट किया या कौन सा पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना चाहिए, वो आप इस स्टेज पे करते हैं, पोर्टफोलियो सिलेक्शन के स्टेज पे। और इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, ये भी हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मॉडल से आप पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कैसे ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले हो गया भैया कि पैसे कहाँ लगाने हैं। ठीक है, तो हमने सिलेक्शन सिक्योरिटी कर लिया, यानी कि सिक्योरिटी एनालिसिस कर लिया। उसके पैसे कितने लगाने, तो सारे के सारे फीजिबल पोर्टफोलियो जो बन सकते हैं उतने पोर्टफोलियोज हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए। उसमें से इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस। तो हमने क्या किया, उसमें से एफिशिएंट पोर्टफोलियो सिलेक्ट कर लिया। कैसे सिलेक्ट किया होगा? पोर्टफोलियो रिस्क और रिटर्न का कंसेप्ट पढ़ने के बाद। उस 10 तरीकों कि 10 तरीके से कैसे कैसे पैसे लगना है, उन 10 पोर्टफोलियो में से एक पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है। एक पोर्टफोलियो को कहा जाता है ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, मतलब उन सब में वो ऑप्टिमम है, और उसको कहते हैं पोर्टफोलियो सिलेक्शन। उसके अलग अलग मॉडल्स हैं। अब आगे क्या होगा? सिलेक्ट कर लिया पोर्टफोलियो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, 10 लाख रुपए उन 4 सिक्योरिटी में अलग अलग तरीके से लग गए। अब क्या करोगे? आप करोगे पोर्टफोलियो का इवैल्यूएशन और पोर्टफोलियो का रिवीजन। पोर्टफोलियो का इवैल्यूएशन मतलब पोर्टफोलियो जो आपने सिलेक्ट किया था, जो आप पोर्टफोलियो बनाएगा, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या गंदा परफॉर्म कर रहा है। उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जैसे कि शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेंसन अल्फा, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। बट इस शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेंसन अल्फा होते क्या है? ये होते हैं पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन के टूल्स, यानी कि पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करना
कि भैया ये जो पोर्टफोलियो ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं चल रहा है, या दो पोर्टफोलियो सामने रख दिए, उसमें से बताओ कौन सा पोर्टफोलियो अच्छा है। मतलब यानी कि आपने 4 सिक्योरिटी सिलेक्ट की, 10 लाख रुपए थे, किसी और के पास भी 10 लाख रुपए थे, उसने भी 4 सिक्योरिटी सिलेक्ट की। अब आप दोनों बैठ गए, बोले किसका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके आपने ये सब फॉर्मूला यूज़ किए, 4 पे रेशियो, 10 रेशियो, जेंसन अल्फा, ये बताने के लिए कि दोनों में से पोर्टफोलियो अच्छा परफॉर्म कौन सा कर रहा है। उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो का इवैल्यूएशन। फिर आता है पोर्टफोलियो का रिवीजन। पोर्टफोलियो का रिवीजन मतलब मान के चलो आपने जो पैसे लगाए थे 10 लाख रुपए, आपको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई, 3 लाख रुपए आपको निकालने हैं, मतलब आपको कुछ खर्चा करना है जिसके लिए 3 लाख रुपए चाहिए। तो आप बोले यार मेरे को ना इन्वेस्टमेंट कम कर लेनी है, 10 लाख रुपए की जगह 7 लाख रुपए मेरा इन्वेस्टमेंट में लगा रहा है, 3 लाख रुपए मुझे अर्जेंट नीड है, कुछ खर्चा करना है, तो आपने पैसे निकाल लिए। तो अगर आपको पैसे निकाल लोगे तो पोर्टफोलियो रिवाइज हो जाएगा। और रिवीजन मतलब क्या हुआ, चेंज हो जाना। तो पोर्टफोलियो चेंज कब होगा, रिवाइज कब होगा, जब आपको पैसे की ज़रूरत है, अपने पैसे निकाल लिए। इसका अपोजिट डिस्कस करते हैं। आपके पास और अच्छे पैसे से कलेक्ट हो गए, मान के चलो आपके पास 10 लाख रुपए आपके लगे हुए थे, आपके पास 4 लाख रुपए और सेविंग्स हो गए। सेविंग कैसे आएगी, इनकम माइनस एक्सपेंस करके। तो 4 लाख रुपए इकट्ठा हो गए, अब आप बोले इसको भी लगाना है मुझे, तो इसको भी लगाने का तरीका अलग होगा। तो ये 4 लाख रुपए फिर लग जाएंगे आपके। तो अगर न्यू सिक्योरिटीज़ आ गई मार्केट में, या फिर आपके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी हो गई, तो आपने बोला पोर्टफोलियो रिवाइज करना है। न्यू सिक्योरिटीज़ यानी कि मार्केट में कोई नया शेयर आ गया या कोई नया इंस्ट्रूमेंट आ गया जिसको आपको लग रहा है यार ये इसमें से पैसे अच्छे बन सकते हैं, तो आपने नए सिक्योरिटी में पैसे लगा दिए, यानी कि उस बास्केट में एक और बंदे की एंट्री होने वाली है। अब एक और बंदे की एंट्री हो जाएगी तो बास्केट चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली पोर्टफोलियो रिवीजन क्यों करना पड़ता है, जब आपको पैसे की ज़रूरत हो या फिर आपके पास फंड्स एक्स्ट्रा हो, यानी कि एक और ऐड कर देता हूँ, एक्स्ट्रा मनी आपके पास है, या फिर मार्केट में नया कुछ सिक्योरिटी आ गया जो आपको लगता है कि मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूँ। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये पूरी कहानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की है। आने वाले डिस्कशंस में दोस्तों आपका दिमाग जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगा, जिसमें पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताइए, पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला पर याद करोगे, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कैसे निकालते हैं, ये सब में चला जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, वो कौन से स्टेज पे आती है। तो ये आपके पास चार्ट है, कौन से स्टेज पे आती है। आप इस वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, फिर वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं। और ये वर्ड्स के साथ भी प्लीज़ फेमिलियर हो जाइए। सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस, पोर्टफोलियो सिलेक्शन, पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन, पोर्टफोलियो रिवीजन, हैं सिंपल वर्ड्स, एकदम एकदम सिंपल, एकदम बेसिक, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये थे आपके। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं कह रहा था कि इस चैप्टर में पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न से चालू करेंगे हम लोग। पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है आपको कि रिटर्न का मतलब क्या होता है। रिटर्न का बेसिकली मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट की भाषा में बोलें तो अगर आपने किसी को पैसा दिया यानी कि इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्वेस्टमेंट किया, क्यों किया, तो आपको समथिंग इन रिटर्न मिलेगा ना। आपने किसी को पैसे लोन पे दिए तो फ्री में तो नहीं दिए। जैसे मैं एग्जांपल दिया था कि 50,000 किसी को लोन दिया 2 महीने के लिए, तो 2 महीने में 50,000 तो है ना वापस लोगे, थोड़ा ज़्यादा भी तो लोगे। ज़्यादा क्यों लोगे, क्योंकि आपको कुछ समथिंग इन रिटर्न भी तो चाहिए। तो समथिंग इन जो आप रिटर्न लेते हो पैसा, दैट्स योर रिटर्न, यानी कि जो आप एक्स्ट्रा पैसा लेते हो सामने वाले से, वो कहलाता है रिटर्न। बंदा इन्वेस्टमेंट करता क्यों है, रिटर्न कमाने के लिए। यानी कि मैं सामने वाले को 50,000 का लोन दिया क्यों, वो 2,000 रुपये कमाने के लिए। 2 महीने में 2,000 रुपये मुझे कमाने थे, तो 2,000 रुपये कमाने थे, इसलिए मैंने सामने वाले को 50,000 रुपये दिए। अगर कोई दूसरा 4,000 रुपये देने के लिए रेडी होता, मैं उसको दे देता 50,000। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट की जाती है वो रिटर्न देख के दी जाती है, और रिस्क भी देख के की जाती है, ये मैंने आपको बताया। अब उसी को मैं जोड़ देता हूँ कि भाई जो मैं मेरे से जो 50,000 रुपये मांगने आया था, वो काफ़ी अच्छा आदमी था, मेरे को बहुत ट्रस्ट था उस पर, वो मेरा पैसा लेके भागेगा नहीं, तो वहाँ पे रिस्क कम लग रहा था मुझे। बट जो बंदा 4,000 रुपये देने को रेडी है, उस पर मैं उसको जानता नहीं, 2 बार ही मिला हूँ उससे, अगर उसको दे दिया तो भाग भी सकता है मेरे 50,000 रुपये लेके। तो रिस्क ज़्यादा है बट रिटर्न ज़्यादा है। तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको रिटर्न कितना कमाना है और रिस्क कितना आप ले सकते हो। लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन
कि रिटर्न का मतलब ये होता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें जो पैसा वापस मिलता है आपको एक्स्ट्रा, वो कहलाता है रिटर्न। अब एक बंदा सिर्फ शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाता, अलग अलग तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करता है। ये बहुत बेसिक डिस्कशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आदमी यानी कि कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकता है। इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे कहाँ कहाँ लगा सकता है। पहला उसने पैसे लगाए एसेट्स पे, जैसे कि बिल्डिंग खरीद ली, जनरेटर खरीद लिया, इस तरीके की चीज़ें उसने खरीद ली और उसका राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि भाड़े पे दे दिया, यानी कि किराए पे दे दिया। उस पर रिटर्न जो उसको आएगा वो आएगा रेंट। रिटर्न का नाम क्या होगा? रेंट। इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? एसेट। बिल्डिंग के केस में इन्वेस्टमेंट का नाम है बिल्डिंग और रिटर्न का नाम है रेंट। तो रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज रेंट फ्रॉम द बिल्डिंग, सिंपल। तो उसने पैसे कहाँ लगाए? एसेट्स परचेज करने में लगाए और सामने वाले को राइट टू यूज़ देता है वो। दूसरा, उसने लोन दे दिया किसी को, मैं समझा रहा था 50,000 का लोन। तो किसी को लोन दे दोगे तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। उसमें रिटर्न में क्या आएगा? इंटरेस्ट कमाओगे आप, तो उसमें रिटर्न का नाम क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट का नाम क्या होगा? पैसे कहाँ पे लगाए? लोन, लोन देने में लगा दिए पैसे। और रिटर्न में क्या आया? रिटर्न में आया इंटरेस्ट। तो रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट फ्रॉम द लोन। आपने फिक्स्ड डिपॉजिट बना दिया बैंक में, सेविंग्स अकाउंट खुलवा दिया बैंक में, डिबेंचर किसी कंपनी के परचेस कर लिए, बॉन्ड किसी कंपनी के परचेस कर लिए। इन सब में भी जो रिटर्न आता है वो इंटरेस्ट ही आता है। पैसे कहाँ कहाँ लगे? एफडी बनाने में लगे, सेविंग्स अकाउंट खोलने में लगे, डिबेंचर्स परचेस करने में लगे, बॉन्ड्स पे लगे, वो इन्वेस्टमेंट हो गई। रिटर्न क्या हो गया? इंटरेस्ट। तो अगर डिबेंचर के केस में बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट का नाम हो जाएगा डिबेंचर, रिटर्न का नाम हो जाएगा इंटरेस्ट। तो रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली इंटरेस्ट फ्रॉम डिबेंचर। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस भी एक तरीका का इन्वेस्टमेंट ही तो होता है, मैंने यहाँ पे बिजनेस भी लिखा है। बिजनेस पैसों से चलता है। लाइफ की पहली अकाउंटिंग एंट्री यही पास करते हो आप लोग, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि बिजनेस में पैसे आए। पहली एंट्री के अलावा बिजनेस चल ही नहीं सकता, यानी कि बिजनेस में पैसों के बिना बिजनेस चल नहीं सकता। तो आपके पास पैसे पड़े थे, आपने एक नया बिजनेस चालू कर दिया। पैसे पड़े थे यानी कि सेविंग्स पड़ी थी, तो आपने नया बिजनेस चालू कर दिया। नया बिजनेस जो चालू किया यानी कि इन्वेस्टमेंट किया। तो बिजनेस से रिटर्न क्या आता है? तो बिजनेस से रिटर्न आता है प्रॉफिट। बिजनेस से कमाए हुए रिटर्न को कहा जाता है प्रॉफिट। तो व्हाट इज द रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट? इन दिस केस प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। इसके साथ आप पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशनल लिंक कर सकते हो कि अगर बिजनेस से प्रॉफिट कमाने को रिटर्न कहते हैं तो कोई प्रोफेशनल, जैसे कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस खोलता है, ऑफिस खोली, प्रोफेशनल ऑफिस खोली, अपना प्रोफेशन करता है, उसमें जो फीस चार्ज करता है, जो भी उसको प्रॉफिट होता है यानी कि उसको जो भी गेन होता है, वो उसका रिटर्न है। तो व्हाट इज द रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? द प्रॉफिट ही अर्नड फ्रॉम द सीए ऑफिस। आगे बढ़ते हैं। शेयर्स, शेयर्स पे रिटर्न मिलता है डिविडेंड। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, शेयर्स मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, रिटर्न मेरा डिविडेंड हो गया। देयर इज अ वन मोर रिटर्न विच इज नोन एज कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन समझिएगा, ये अलग से क्यों लिखा? क्योंकि ये हर किसी में एप्लीकेबल है। ये एसेट में भी एप्लीकेबल है, एफडी में भी एप्लीकेबल है, बिजनेस में भी एप्लीकेबल है, शेयर्स में भी एप्लीकेबल है। कैपिटल अप्रिसिएशन, कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? कैपिटल अप्रिसिएशन का मतलब होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसकी मार्केट प्राइस बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे शेयर्स लेते हैं, शेयर्स बेस्ट एग्जाम्पल है। कोई शेयर आप परचेस करते हो, आज वो 100 रुपये का है, 2 साल बाद उसकी प्राइस 150 रुपये हो जाती है, आप बेच देते हो। तो 100 रुपये की चीज़ को 150 में बेचोगे तो 50 रुपये जेब में आए, 50 रुपये एक्स्ट्रा कमाए, 50 रुपये रिटर्न होना चाहिए। एग्जैक्टली 50 रुपये रिटर्न नहीं होता है। तो कोई चीज़ की मार्केट प्राइस बढ़ जाना रिटर्न होता है। कोई एसेट था, कोई बिल्डिंग आपने परचेस कर रखी थी, 10 लाख की बिल्डिंग ली थी, 4 साल बाद उसकी प्राइस 12 लाख रुपये हो गई, 12 लाख में बिल्डिंग बेच दी, 2 लाख रुपये आदमी बोलता है कि मैंने कमाया। ये जो मैंने कमाया 2 लाख रुपये, 2 लाख क्या है? ये रिटर्न है। तो रिटर्न सिर्फ रेंट नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, डिविडेंट नहीं होता, कैपिटल अप्रिसिएशन भी होता है। बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। कोई बिजनेस आजकल आज की डेट में चल रहा है,
उस बिजनेस में नेट जो इन्वेस्टर यानी कि जो बंदा बिजनेस चालू किया उसके 10 लाख रुपए बस लगे थे जेब से। अब कोई दूसरा से बंदा आ गया, बोला ये मैं बिजनेस परचेस करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा बिजनेस अच्छा लग रहा है, मुझे दे दोगे? तो मैं बोला ठीक है दे दूंगा, मैं आपको 25 लाख में दूंगा। तो रेडी हो गया, उसने मुझे 25 लाख रुपए दे दिए, बिजनेस वो ले लिया। मेरे जेब से कितने लगे थे? 10 लाख रुपए। बिजनेस कितने में गया? 25 लाख रुपए। 15 लाख रुपए कमाए मैंने। 15 लाख रुपए क्या है मेरा? रिटर्न है, कैपिटल अप्रिसिएशन। मर्जर्स एंड एक्विजिशन यही तो होता है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में क्या होता है? एक कंपनी दूसरे से मर्ज हो जाती है, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को पैसा देती है और उसको टेक ओवर कर लेती है। तो जो पैसा दे रही है वो बिजनेस की वैल्यू निकाली जाती है। तो बिजनेस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? उसकी एक मार्केट प्राइस होगी, और उसमें जो बंदों ने चालू किया होगा उसके कुछ पैसे लगे होंगे। ऑब्वियस सी बात है, कोई बंदा लॉस में तो बेचेगा नहीं, अनटिल अनलेस कोई ऐसी सीवियर सर्कमस्टेंस आ गया कि बेचना पड़ गया लॉस में। लेकिन कोई भी आदमी प्रॉफिट में बेचेगा, प्रॉफिट में बेचेगा तो रिटर्न कमाएगा। तो दैट रिटर्न इज कैपिटल अप्रिसिएशन, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उस चीज यानी कि उस इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट प्राइस है वो बढ़ गई है। दैट्स अनदर काइंड ऑफ रिटर्न। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एसेट जब आप परचेस करते हो तो आप दो तरीके के रिटर्न कमा सकते हो। एक होता है रेंटल यानी कि रेंट, और एक हो सकता है कैपिटल अप्रिसिएशन। शेयर्स परचेस करते हो तो डिविडेंड भी कमा सकते हो, वो भी एक रिटर्न है। और जब बाद में जाके बेचोगे तो जो डिफरेंस हुआ कैपिटल अप्रिसिएशन का वो भी कमाओगे। तो ये आपका था डिस्कशन रिटर्न का। इन SFM वी विल ब्रॉडली डिस्कस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। यूजुअली यही हमारे कोर्स में है, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, बहुत टाइम से यही पढ़ते आ रहे हैं, तो इन्हीं की बात करेंगे। लेकिन वो ज्ञान बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये सब बेसिक्स आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ये रियल लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं। So in SFM we will broadly discuss shares, debentures, bonds. Therefore return would consist of। अब आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि शेयर्स के केस में रिटर्न का मतलब होगा डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन। डिबेंचर्स बॉन्ड के केस में डिविडेंड की जगह आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट और कैपिटल अप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? आपका रिटर्न। तो आज के बाद कोई भी बोले कि शेयर्स पे रिटर्न मैंने इतना कमाया, तो समझ लेना वो डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन की बात कर रहा है। और उसको नहीं पता होगा कि डिविडेंड कैपिटल दोनों रिटर्न है, तो उसको अच्छे से समझा देना, ठीक है? ये ध्यान रखना कि रिटर्न शेयर्स पे डिविडेंड कैपिटल अप्रिसिएशन होता है और डिवेंचर बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट और कैपिटल अप्रिसिएशन होता है। तो चलिए कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि कैश आउटफ्लो आपका होता है इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप किसी चीज़ में पैसा लगाएंगे यानी कि आपके लिए वो कैश आउटफ्लो होगा, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैश आउटफ्लो के रूप में होगी, यानी कि आपके जेब से पैसा जाएगा। आपके जेब में पैसा क्या आएगा? यानी कि आपका कैश इनफ्लो क्या होगा? आपका कैश इनफ्लो होगा डिविडेंड और इंटरेस्ट, दिस इज़ वन ऑफ द रिटर्न, प्लस सेलिंग प्राइस आपका कैश इनफ्लो होगा, ठीक है? इसी के साथ अगर हम रिटर्न को लिंक करेंगे तो हम ये कहेंगे कि मुझे रिटर्न होगा डिविडेंड और इंटरेस्ट, मतलब शेयर्स मेरा इन्वेस्टमेंट है या डिबेंचर्स या बॉन्ड मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे रिटर्न होता है डिविडेंड और इंटरेस्ट, और मुझे रिटर्न के रूप में मिलता है कैपिटल अप्रिसिएशन विच इज़ सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैश इनफ्लो और रिटर्न को सेम मानते हैं, बट ऐसा नहीं होता। कैश इनफ्लो इज़ नॉट इक्वल टू रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है डिविडेंड और इंटरेस्ट प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। लेकिन जब आप कैश इनफ्लो की बात करेंगे आप कहेंगे डिविडेंड और इंटरेस्ट प्लस सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस ही है जो आपको सेल करते समय यानी अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करते समय कैश इनफ्लो होगा। सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस तो आपका कैपिटल अप्रिसिएशन है, दिस इज़ द रिटर्न। तो इस बात को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले डिस्कशंस में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि कैश इनफ्लो की जब बात करूंगा तो डिविडेंड और इंटरेस्ट प्लस सेलिंग प्राइस बोलूंगा, लेकिन जब रिटर्न की बात करूंगा तब डिविडेंड और इंटरेस्ट प्लस सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस यानी कि कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करके चलूंगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिटर्न। ये जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ ये पूरा आपका जो बेस है, बेसिक्स है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिस्कशन कर रहा हूँ। ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, सारे चैप्टर्स में काम आएगा। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और सिर्फ टू द पॉइंट बता रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें या कोई भी यूजलेस चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, एकदम टू द पॉइंट और एकदम प्रिसाइज तरीके से बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ रिटर्न।
दो तरीके के रिटर्न होते हैं, एक होता है रिक्वायर्ड रिटर्न, एक होता है एक्चुअल रिटर्न। रिक्वायर्ड रिटर्न का मतलब होता है व्हाट एन इन्वेस्टर रिक्वायर्स। मैं कहीं पैसा लगा रहा हूँ, शेयर्स में लगा रहा हूँ, तो मेरा कुछ अनुमान होता है, एस्टिमेट होता है कि मुझे इतना रिटर्न कमाना है। और व्हाट एन इन्वेस्टर रियली गेट्स इज द एक्चुअल रिटर्न। उसको एक्चुअल में मिलता कितना है वो एक्चुअल रिटर्न होता है। एक होता है रिक्वायर्ड रिटर्न कि मुझे चाहिए कितना और मुझे मिला कितना। रिक्वायर्ड रिटर्न के साथ एक कंसेप्ट आता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का, जिसको हम कहते हैं RE। ये परसेंटेज में होता है। लोग यूजुअली रिटर्न को परसेंटेज में डिस्कस करते हैं, परसेंटेज में इसकी बातें करते हैं। तो रिक्वायर्ड रिटर्न की बात करूंगा तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की बात करनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज RE। मेरे बहुत सारे चैप्टर्स में मैं RE वर्ड यूज़ करूंगा। आज ही क्लियर कर लो कि RE का मतलब होता क्या है। RE का मतलब होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न व्हाट एन इन्वेस्टर रिक्वायर्स। एक्चुअल रिटर्न का मतलब व्हाट एन इन्वेस्टर रियली गेट्स। और इसमें एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कहा जाता है, ER बोलते हैं इसको। ये भी परसेंटेज में होता है। तो दो तरह के रिटर्न की बात करूंगा, एक होगा आपका रिक्वायर्ड रिटर्न RE, एक होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न ER। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। मान के चलो एक कंपनी है, इस कंपनी में सिर्फ एक ही इन्वेस्टर है और किसी ने पैसे लगाए ही नहीं। एक ही इन्वेस्टर है, बोला मैं पैसे लगाऊंगा। उसने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट का मतलब कंपनी के शेयर्स परचेस कर लिए 100 रुपये में। यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट के पास 100 रुपये चले गए। लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट के पास पूरे के पूरे 100 रुपये नहीं पहुंच पाते, बीच में कुछ ना कुछ खर्चे लग जाते हैं, जिसे फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल कोई मर्चेंट बैंकर है जिसने कंपनी के शेयर्स बिकवा दिए, तो उसको कुछ पैसा जाता है। या कोई ब्रोकर है जिसने शेयर्स बिकवा दिए, उसको कुछ पैसा जाता है। बाकी अलग अलग तरीके के खर्चे, सारे खर्चों को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। यानी कि कंपनी को 100 रुपये पाने के लिए इस एग्जाम्पल में 1 रुपये खर्चा करना पड़ गया। मार्केट से 100 रुपये लेने के लिए कंपनी को 1 रुपये खर्चा करना पड़ गया। यानी कि नेट कंपनी को जेब में कितना पैसा आया, 99 रुपये, 99। ठीक है। इन्वेस्टर की जेब से कितना गया, 100 रुपये। कंपनी की जेब तक कितना पहुंचा, 99 रुपये, 99 रुपीज़। इन्वेस्टर क्या बोल रहा है, इन्वेस्टर बोल रहा है कि मुझे 10 रुपये चाहिए रिटर्न। 100 रुपये के पीछे 10 रुपये कमाना है मुझे। यानी कि इन्वेस्टर RE कैसे निकालेगा, 10 रुपये बाय 100 रुपये इंटू 100। 10 रुपये यानी कि रिक्वायर्ड रिटर्न, 100 रुपये यानी कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। 10 रुपये अपन 100 रुपये इंटू 100, 10% RE। यूजुअली आप देखते हो रिटर्न को लोग अमाउंट में डिस्कस नहीं करते, या अमाउंट में उसकी बातें नहीं होती, परसेंटेज में बात होती है। तो मुझे कितना रिटर्न कमाना है, मुझे 10% रिटर्न कमाना है, RE चाहिए मुझे। ये बट कंपनी के पास पैसे कितने पहुंचे, 99 रुपये। यानी कि कंपनी अब 99 रुपये यूज़ कर सकती है, कुछ खरीदेगी कुछ बेचेगी। 99 रुपये कंपनी के पास पहुंचे। बट कंपनी के साथ क्या हुआ, कंपनी सिर्फ 7 रुपये कमा पाई। कंपनी 7 रुपये कमा पाई। और कंपनी क्या करती है, 100% डिविडेंड देती है। 100% डिविडेंड मतलब कंपनी को प्रॉफिट जितना होता है पूरा का पूरा डिविडेंड बांट देती है। यानी कि जो पैसे कमाया, प्रॉफिट कमाया, यानी कि कंपनी ने जो रिटर्न कमाया पूरा का पूरा इन्वेस्टर को आके दे देती है कि ये लो भाई, मैंने इतना कमाया, आपके 99 रुपये में से मैंने 7 रुपये कमाए। तो व्हाट इज ER, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज द एक्चुअल रिटर्न। वो कैसे निकालेंगे, निकालेंगे 7 रुपीज़ अपॉन 99 रुपये इंटू 100, 99 इंटू 100, 7.07%। तो अब पूरी कहानी को अगर समराइज करूँ तो हुआ क्या, हुआ ये कि इन्वेस्टर को चाहिए था 10%, मतलब कंपनी ने कमाया कितने, 7.07%। उसको कितना मिला, उसको 7 रुपये मिला। फिर उसका एक अलग से रिटर्न निकलेगा, कौन सा, 7 रुपये अपॉन 100 रुपये इंटू 100। बट ये क्या है, ये है कंपनी ने कितना रिटर्न कमाया। कंपनी ने 99 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे, कंपनी को रिटर्न मिला होगा। कंपनी ने 99 रुपये कहाँ लगाए होंगे, बिजनेस में लगाए होंगे। देखो बिजनेस, कंपनी 99 रुपीज़ बिजनेस में लगाए, कंपनी को रिटर्न कितना आया, 7 रुपये प्रॉफिट आया। यानी कि कंपनी के लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 7.07%। कंपनी के लिए, कंपनी के लिए कितना है, 7.07%। तो कंपनी ने कमाया 7.07%, मुझे चाहिए था 10%। ठीक है। तो ये हो गया RE और ER। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसका हर चैप्टर में इसका रोल है। अब आप सोच रहे होंगे
कि वाई इट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब रिक्वायर्ड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न तो सेम लग रहा है। रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब इन्वेस्टर को कितना चाहिए, वो बोल रहा है भाई मुझको इतना चाहिए, तो आपको लग रहा होगा कि मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब कि इन्वेस्टर भी इतना एक्सपेक्ट कर उसको रिटर्न आएगा। वेरी रॉन्ग। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है उसमें एक्सपेक्टेड का जो रेलिवेंस है वो नॉर्मल भाषा का नहीं है, वो स्टैटिस्टिक्स का है। इन स्टैटिस्टिक्स when we use probability to find out something, that answer is expected, and so expected is not equal to required। जब हम स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी यूज़ करके कोई वैल्यू बाहर निकालते हैं, फॉर एग्जांपल मुझको लग रहा है कि आने वाले टाइम में 20% चांस लग रहा है कि किसी शेयर की प्राइस 100 रुपये होने वाली है, 50% चांस लग रहा है कि 120 होने वाली है, और 30% चांस लग रहा है 130 होने वाली है। क्या बोला? अलग अलग प्रोबेबिलिटी लग रही है कल उस शेयर की प्राइस क्या होगी, या आने वाले टाइम में शेयर की प्राइस क्या होगी। ये मेरा अनुमान है। तो मैंने क्या किया, ये प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके एक एक्सपेक्टेड फिगर, एक एस्टिमेटेड फिगर निकाली कि मेरे को एस्टिमेट लग रहा है कि 116.75 इसकी हो सकती है। एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम। एग्जैक्ट पूछोगे तो मुझे 20% चांस लग रहा है कि 100 रुपये होगी, 50% चांस लग रहा है कि 110 होगी, 30% चांस लग रहा है कि 120 होगी। एक्चुअल नहीं पता। मतलब प्रोबेबिलिटीज़ को जब यूज़ किया और एक फिगर निकाला बाहर, उस फिगर को बोलेंगे एक्सपेक्टेड फिगर। ये आगे चल के और अच्छे से क्लियर होगा, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि एक्सपेक्टेड का मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड का मतलब किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके कोई वैल्यू निकालना। यानी कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न आगे चल के जब हम सीखेंगे तो प्रोबेबिलिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड अलग अलग चीज़ होती है। अब आर ई और ई आर, बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग वर्ड यूज़ किए, बट मतलब एक ही है। आज ये चार्ट बनाया है, इसमें बहुत सारी चीज़ आपको पता होगी पहले से भी, नहीं पता है तो ध्यान से भी समझना। आपने वर्ड सुने भी होंगे पहले, बट ये रिलेशन नहीं कर पाया होगा कि ये है तो वही चीज़, ई आर या आर ई दोनों में से एक चीज़ है। पहला आ रहा है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। इक्विटी कैपिटलाइजेशन आर ई को बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सी इफ़ नो डेट, यानी कि किसी कंपनी में अगर कोई डेट नहीं है, मतलब उस कंपनी ने कोई लोन नहीं ले रखा है, पूरा का पूरा पैसा इक्विटी शेयर्स से के थ्रू आया है, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सी आर ई के बराबर होगा। नहीं तो जहाँ पे डेट होता है वहाँ पे आर ई के ई के बराबर होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सी ए पी एम, आप में से काफ़ी लोग सी ए पी एम पढ़ चुके होंगे, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। इसमें एक फॉर्मूला होता है रिटर्न निकालने का, ये बेसिकली आर ई का ही होता है फॉर्मूला, आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा। इक्विटी वैल्यूएशन के चैप्टर में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सी ए पी एम, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि आर ई जो है सी ए पी एम के थ्रू आर ई निकलती है, और आर ई जो है वो आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा करके निकलती है। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। और जब हम कोई शेयर की प्राइस निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं आर ई से, तो शेयर की प्राइस शुड बी प्राइस आती है। शुड बी प्राइस यानी कि आई वी ज़ीरो, दिस इज आई वी ज़ीरो। आई वी मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब शुड बी प्राइस, हिंदी में बोले तो होने वाली प्राइस, यानी कि जो होनी चाहिए, है नहीं होनी चाहिए, यानी कि शुड बी मतलब इसकी एक्चुअली में वैल्यू होनी इतनी चाहिए। मार्केट में कितना चल रहा है, ऊपर भी चल सकता है नीचे भी चल सकता है। तो हम जब कोई भी शेयर की प्राइस कैलकुलेट करते हैं, आर ई का इस्तेमाल करते हैं, तब वो जो शेयर की प्राइस उसकी एक्चुअल मार्केट प्राइस नहीं आती, उसकी शुड बी प्राइस यानी कि उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू आती है। ठीक है सर, ई आर डिस्कस करते हैं। ई आर को बोला जाता है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल रेट भी कहा जाता है। इसको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, आर ओ सी ई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। यही आई आर आर भी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आई आर आर भी इसी को ही बोलते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो अभी समझ लो एक्सपेक्टेड का मतलब यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सपेक्टेड का मतलब है प्रोबेबिलिटीज यूज़ करना, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ई आर है। पी ए टी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एन डब्ल्यू नेट वर्थ इंटू 100। पी ए टी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेटवर्थ इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी आर ओ ई का। तो आर ओ ई और ई आर एक ही चीज़ है।
फिर लिखा EPS अर्निंग पर शेयर ऑफ द पीरियड 1 अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ पीरियड 0 इंटू 100। मतलब आज 0 पीरियड है, आज से 1 साल बाद पीरियड 1 आएगा, 1 साल का गैप है, तो बुक वैल्यू पर शेयर 0 पीरियड की और अर्निंग पर शेयर पीरियड 1 का ऐसे रहता है। EPS 1 अपॉन BVPS 0 इंटू 100। ये भी जो आंसर आएगा इसका भी वो भी ER ही है। एक्चुअली इसका आंसर ROE ही आएगा, क्योंकि जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट को आप नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हो तो अर्निंग पर शेयर आ जाता है, और वही नंबर ऑफ शेयर्स को नेटवर्थ से डिवाइड करते हो तो बुक वैल्यू पर शेयर आ जाता है। बेसिकली हमने क्या न्यूमरेटर को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया, सेम आ गया। तो ROE के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है पैट अपॉन नेटवर्थ इंटू 100, एक होता है EPS 1 अपॉन BVPS 0 इंटू 100। अब शेयर प्राइस जब कैलकुलेटेड यूजिंग ER, जब शेयर की प्राइस क्या होती है कैलकुलेटेड यूजिंग ER, तो होती है P0। P0 का मतलब है एक्चुअल प्राइस, मतलब उसकी मार्केट में जो एक्चुअल प्राइस चल रही है वो निकल के आ जाती है बाहर। तो ये डिस्टिंक्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयर प्राइस जब RE से निकालोगे तो उसको IV0 बोलोगे, शेयर प्राइस ER करके निकालोगे तो P0 बोलोगे। बहुत मटेरियल में अलग अलग जगह में क्वेश्चंस बनाते समय या नॉर्मल भाषा में भी लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं और RE यूज़ कर लेते हैं, और हम ध्यान भी नहीं देते कि हम कर क्या रहे हैं। मार्केट प्राइस निकाल दिया बस ख़त्म, हमारा काम ख़त्म। बट हम इसको हमको ध्यान देना है कि जब हमने RE इस्तेमाल किया तो वो IV मार्केट प्राइस ज़रूर है, वो मार्केट प्राइस है, ये भी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है, बट ये मार्केट प्राइस कौन सी है? इंट्रिंसिक मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, कि मार्केट में इसकी प्राइस ये होनी चाहिए, एक्चुअल मार्केट प्राइस नहीं है। और ये जो ER यूज़ करके वो एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि RE को ये भी कहा जाता है और ER को ये भी कहा जाता है। नोट, above points are very important to avoid confusion। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, above पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इनका एक चैप्टर में नहीं, अलग अलग चैप्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं जो मैंने अभी बता रहा था, RE रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट परसेंटेज में रहता है। कैसे निकलता है? जैसे RE भी परसेंटेज में रहता है, ER भी परसेंटेज में रहता है। तो निकलता कैसे? सीधी बात है, रिटर्न अमाउंट रुपीज़ में ले लोगे, डिवाइड कर दोगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट रुपीज़ में, इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। यही इसी को कहते हैं ROI। तो ROI वर्ड सुना होगा पहले भी, नहीं भी सुना तो समझ लो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली होता क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100, सिंपल। अभी अब अगर RE निकालना हो तो ऊपर में रहेंगे रिक्वायर्ड रिटर्न डिवाइड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू IV0 रुपीज़ में 200, और अगर ER निकालना हो तो ऊपर में ले लेंगे एक्चुअल रिटर्न न्यूमरेटर में और नीचे लेंगे एक्चुअल प्राइस। तो इस तरीके से ROI के दो फॉर्मूले हो गए, एक RE निकालने का, एक ER निकालने का। आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न। सही बात है यार, कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैं एक्सपेक्टेशन रखा हूँ वो मुझे मिले। यानी कि कोई इन्वेस्टर ने किसी कंपनी का शेयर परचेस किया, उसको 12% रिटर्न चाहिए, तो ज़रूरी नहीं उसको कंपनी 12% ला के दे देगी, तो ज़रूरी नहीं है। या फिर रुपीज़ की बात करूँ तो अगर उसका रिक्वायर्ड रिटर्न 10 रुपये है तो कंपनी उसको 10 रुपये ला के दे देगी। वो तो कंपनी के कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है, वर्किंग पे डिपेंड करता है, कैसे काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है तो क्या पता मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज़्यादा पैसे मुझे मिल जाए। तो रिक्वायर्ड रिटर्न इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिटर्न। मतलब यहाँ पे कोई वेरिएशन होगा। अगर 10 रुपये की चीज़ है, उसमें से रिटर्न आपको 1 रुपये कमाने हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपको 1 रुपये मिले, वेरिएशन हो सकता है। Hence there is a variation mostly. This variation is called risk। यानी कि रिस्क का मतलब है हाउ मच द रिक्वायर्ड रिटर्न वेरीज फ्रॉम द एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो रिस्क का क्या मतलब होता है? रिस्क का बेसिकली मतलब होता है जो आप चाह रहे हो वैसा ना मिलना, डूब जाना और रिस्क है। और रिस्क का मतलब है कि कितना रिक्वायर्ड रिटर्न एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न से वेरी करता है। अब ये जो एग्जांपल के रूप में बताता हूँ मैं आपको, कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है
शेयर्स ऑफ अ कंपनी में, तो आपका एक रिक्वायर्ड रिटर्न है और आपका एक एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न है। मान के चलो आप 100 रुपये आपको चाहिए था, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न 100 रुपये था, आपको 90 रुपये कंपनी ने दे दिए, एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका 90 रुपये, तो वेरिएशन कितना है 10 रुपये का। 100 रुपये चाहिए था, 90 रुपये मिले, सिर्फ 10 रुपये कम मिले। लेकिन दूसरा क्या समझो, आपका रिक्वायर्ड रिटर्न 120 रुपये था, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 40 रुपये मिले। देख रहे हो कितना बड़ा गैप है। 120 रुपये आपको चाहिए थे, रिटर्न आप एक्सपेक्टेशन रखे थे, सिर्फ 40 रुपये मिले, मतलब 50% भी नहीं मिला। 120 का 50% 60 रुपीज़ होता है, 60 रुपीज़ तक नहीं मिले, उससे कम मिले, सिर्फ 40 रुपये, मतलब 80 रुपये कम मिले, वेरी हो गए। तो दोस्तों इसी वेरिएशन से हम किसी भी चीज़ को लो रिस्क या हाई रिस्क बोलते हैं। यहाँ पे 10 रुपये वेरिएशन को हम लो रिस्क बोलेंगे, क्योंकि 100 रुपये से सिर्फ थोड़ा सा, यानी कि 100 रुपये का सिर्फ 10% ही सिर्फ कम मिला, 10 रुपये कम मिला, 90 रुपये तो मिला कम से कम। बट यहाँ पे 120 रुपये का भी 10% निकालोगे तो 12 रुपये होता है, तो 12 रुपये का गैप नहीं है, इतना बड़ा गैप है। देखो 80 रुपये का गैप है, मतलब 80 रुपये कम मिले, तो हाई रिस्क है ये। तो जो भी आप पढ़ते हो कि यार क्या आपके आजू बाजू के लोग होते हैं, यार ये बहुत हाई रिस्की है, यार ये बहुत रिस्की है, यार इसमें रिस्क नहीं है, तो वो लोग सुनी सुनाई बातों पे या खुद का कुछ एक्सपेक्टेशन लेके बैठे होते हैं। पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस कोर्स को करते समय कि आप रिस्क की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और ये भी बोल सकते हैं लोगों को कि किस चीज़ को हाई रिस्क बोलना चाहिए, किस चीज़ को लो रिस्क बोलना चाहिए। यानी कि एक्चुअल और रिक्वायर्ड के बीच का जो गैप होता है, जो वेरिएशन होता है, वहाँ से रिस्क निकल के आता है बाहर, कि वो उस एरिया को बोलते हैं रिस्क। दैट वेरिएशन इज नोन एज रिस्क। कैन वी क्वान्टिफाई रिस्क? यस। जो मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा था कि कोई बोलता है हाई रिस्क की है या लो रिस्क की है, आप ये तो बता सकते हो ऊपर वाले एग्जाम्पल के थ्रू कि कौन सा चीज़ को हाई रिस्क बोलना चाहिए, कौन सा चीज़ को लो रिस्क बोलना चाहिए। साथ ही साथ आप रिस्क की वैल्यू भी निकाल सकते हो, यानी कि ये रिस्क इतना है, ये रिस्क इतना है, 10.04 इसका रिस्क है, इसका 5.93 इसका रिस्क है। तो आपके पास एक कैपेबिलिटी आ जाएगी रिस्क को क्वांटिफाई करने की, रिस्क की वैल्यू अपने पेन एंड पेपर में लिखने की। जब किसी चीज़ की रिस्क 5.93 आ रही है, किसी चीज़ की रिस्क 10.04 आ रही है, तो सीधी बात है 10.04 वाला जो है वो ज़्यादा रिस्की है 5.94 से। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी आपके अंदर आ जाएगी। सिर्फ एसएफएम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, के साथ साथ बेसिक्स भी क्लियर होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, कैन वी क्वान्टिफाई रिस्क? यस, एब्सोल्युटली। लेट्स स्टार्ट रिस्क डिस्कशन। कि रिस्क जो मैंने बता रहा था, इट इज़ अ वॉलेटिलिटी ऑफ अ स्टॉक रिटर्न अराउंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। सीधी बात है, एक्सपेक्टेड यानी कि एक्चुअल रिटर्न, और स्टॉक रिटर्न यानी कि रिक्वायर्ड रिटर्न। तो वॉलेटिलिटी ऑफ अ रिक्वायर्ड रिटर्न अराउंड द एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नोन एज रिस्क। ये बता के आ रहा हूँ मैं। वॉलेटिलिटी ऑफ अ स्टॉक रिटर्न यानी कि वॉलेटिलिटी को स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं डेविएशन। मैं क्यों जा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स में? क्योंकि वहीं पे रिस्क निकालने का तरीका दिया हुआ है। तो वॉलेटिलिटी ऑफ अ स्टॉक रिटर्न को हम कहते हैं डेविएशन स्टैटिस्टिक्स में, और एक्सपेक्टेड रिटर्न बेसिकली कहलाता है मीन। प्रोबेबिलिटी जब यूज़ करते हैं तो जो वैल्यू आती है तो मीन वैल्यू बोलते हैं, मीन वैल्यू। यही मीन एक्चुअली एक्सपेक्टेड रिटर्न ही और कुछ नहीं है। और डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने का तरीका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल कहना चाह रहा हूँ कि एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूज्ड टू क्वांटिफाई द रिस्क। समझ में आया? मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे तो रिस्क तक पहुँच जाओगे। एसडी जो होता है वो परसेंटेज में होता है। एसडी जो निकलती है ना वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू निकलती है परसेंटेज में निकलती है। तो इससे समझ में आ गया होगा कि रिस्क का भी जो यूनिट होगा वो परसेंटेज होगा। यानी कि जो 10.04 बोल रहा था, अब कंप्लीट बोलूँ तो 10.04 परसेंटेज, 5.9 बोल रहा था तो 5.9 परसेंटेज पूरा बोलेंगे। तो रिस्क का यूनिट क्या हो गया? परसेंटेज। क्यों होता है परसेंटेज? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाला जाएगा वो परसेंटेज में रहेगा, तो रिस्क का भी जो यूनिट है परसेंटेज में रहेगा। ऑल्सो वेरियंस, वेरियंस नहीं कुछ नहीं होता, एच डी स्क्वायर होता है, एक फॉर्मूला है वेरियंस, एच डी स्क्वायर इज ऑल्सो यूज्ड। क्या क्या मतलब है? मतलब ये है कि कहीं कहीं क्वेश्चन बोलेगा कि इस चीज़ का वेरियंस 10% स्क्वायर है, तो यानी कि रिस्क 10% स्क्वायर है।
परसेंटेज स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वेरिएंस क्या होता है, एच डी का स्क्वायर होता है, एच डी परसेंटेज में। तो यानी कि अगर 10% एच डी है, 10% एच डी है, तो वेरिएंस क्या होगा? आप करोगे 10% का स्क्वायर करोगे, यानी कि 100%, तो परसेंटेज भी तो स्क्वायर में चला गया। तो बेसिकली हुआ क्या, वेरिएंस क्या गया, 100% स्क्वायर। तो वेरिएंस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रिस्क एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो यूज फॉर रिस्क। तो अगर मैं दो रिस्क को कंपेयर करना है, तो या दो वेरिएंस को कंपेयर कर सकता हूँ या दो स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर कर सकता हूँ, बात एक ही है। ठीक है, अब वॉलेटिलिटी की बात करते हैं। ये जो वॉलेटिलिटी और स्टॉक रिटर्न है, यानी कि डेविएशन है, वो क्यों होता है? दो फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वॉलेटिलिटी को। एक कहलाते हैं अनसिस्टमैटिक फैक्टर्स, एक कहलाते हैं सिस्टमैटिक फैक्टर्स। मतलब दो ऐसे सोर्स हैं जहाँ से कोई भी इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी हो, वो अफेक्ट होती है, वो ऊपर नीचे होती है, वॉलेटाइल होती है, डेविएट होती है। अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक। अनसिस्टमैटिक फैक्टर्स लाइक अफेक्ट दैट ओनली दैट स्टॉक, और सिस्टमैटिक फैक्टर यानी कि अफेक्ट ऑल स्टॉक्स। कैसे समझेंगे इसको? फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मान के चलो 3 कंपनीज हैं, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और हुंडई। अब हुंडई ने प्लांट जो डाला हुआ है अपना, वो डाला हुआ है चाइना में। ठीक है, बाकी लोगों ने नहीं डाला। कौन कौन? बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज ने अपना प्लांट जो है वो अमेरिका में, ब्रिटेन में, यहाँ पे उनके प्लांट। चाइना में स्ट्राइक हो गई लेबर की, जिसके कारण प्रोडक्शन रुक गया। और अगर लेबर अभी काम पे आएंगे और आ रहे हैं तो ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं। ज़्यादा पैसा मतलब एक इंक्रीज्ड वेजेस मांग रहे हैं। अब हुंडई क्या करे, तो ज़्यादा वेजेस देने पड़ रहे। ये स्ट्राइक कहाँ थी? चाइना में थी। इसको फ़र्क पड़ा, हुंडई को फ़र्क पड़ा। क्या बीएमडब्ल्यू की कार को या मर्सिडीज की कार को फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका कोई प्लांट चाइना में है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे फैक्टर्स जो एक पर्टिकुलर स्टॉक यानी कि एक पर्टिकुलर शेयर यानी कि एक पर्टिकुलर कंपनी को सिर्फ प्रभावित करते हैं, यानी कि अफेक्ट करते हैं, ऐसे फैक्टर्स से निकल के आता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि अनसिस्टमैटिक फैक्टर्स हैं। और ऐसे फैक्टर्स जो सबको अफेक्ट करते हैं, वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि मान के चलो इंडिया के अंदर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भी जीएसटी का रेट है, वो गवर्नमेंट ने 18% से 28% कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सारी कारें महंगी हो गई। और अगर सेक्टर के अंदर में सिर्फ 3 कंपनी है, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और हुंडई, तो तीनों की कंपनीज के जो कार्स हैं तीनों महंगे होंगे, क्योंकि जीएसटी का रेट बीएमडब्ल्यू की कार में भी 28% है, मर्सिडीज में भी 28% है और हुंडई में भी 28% है। सेम है, रेट बढ़ चुका है। पहले 18% था, अभी 28 हो गया, 10% बढ़ गया। मतलब क्या हुआ? मतलब सारे के सारे स्टॉक्स यानी कि सारे की सारी कंपनीज को अफेक्ट हो गया। सबकी कारों की महंगी हो गई। अब उसकी 10 लाख की तो और बढ़ गई होगी, किसी की 50 लाख तो 50 लाख से बढ़ गई होगी। बढ़ी तो सही ना, अफेक्ट तो हुई ना। तो बेसिक तो ये जो रिस्क है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के रेट्स, ये सब फैक्टर्स कहलाते हैं सिस्टमैटिक फैक्टर्स, और इनसे जन्म लेता है सिस्टमैटिक रिस्क। तो रिस्क का बेसिकली दो मतलब होता है, यानी कि दो टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं। एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क को रेसिडुअल रिस्क भी बोलते हैं या रेसिडुअल वेरिएंस भी बोलते हैं। अब ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जी हाँ इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बोलेगा कैलकुलेट रेसिडुअल रिस्क, तो आपको पता ही नहीं कि रेसिडुअल रिस्क होता क्या है, आप याद ही नहीं किए, आप बस याद किए अनसिस्टमैटिक रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क। तो ये बात पे ध्यान देना भी ज़रूरी है कि किसी वर्ड के अगर और सिनोनिम्स हैं तो वो भी आपको याद हो। जैसे रेसिडुअल वेरिएंस लिखा है, अब ये वर्ड ही याद नहीं किए, ये रेसिडुअल वेरिएंस मतलब अनसिस्टमैटिक रिस्क, सब आता है, सब पढ़ के गए, सारे फॉर्मूला आते हैं, बस ये नहीं पता कि अनसिस्टमैटिक रिस्क इज नथिंग बट रेसिडुअल वेरिएंस और रेसिडुअल रिस्क, तो मुश्किल में आ जाएंगे। तो क्या करना है हमें? हमें सारे सिनोनिम्स अच्छे से याद करना है। और मैंने पूरे मटेरियल में, पूरे लेक्चर्स में कोशिश की है कि अगर एक वर्ड के 3-4 अलग अलग नाम है तो एक ही जगह पे मैं पढ़ा दूँ,
और एक ही जगह पे आप नोट करो अपने नोटबुक में, जिससे एग्जाम टाइम में रिवाइज करते समय आपको तकलीफ ना हो। इसके अंदर में जो रिस्क होते हैं वो कहलाते हैं बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, लेवरेज रिस्क। बस इसके अंदर के रिस्क हैं, ये नाम है। सिस्टमैटिक रिस्क बेसिकली मेजरली होता है बीटा। मेजरली क्यों बोला? क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क तीन तरीके के होते हैं। एक होता है मार्केट रिस्क, एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक होता है परचेजिंग पावर रिस्क। इसके अंदर में सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर में तीन रिस्क आते हैं। एक आता है मार्केट रिस्क, एक आता है इंटरेस्ट रेट का रिस्क, एक आता है परचेजिंग पावर रिस्क। लेकिन मेजरली जो यूज़ होता है और मेजर जो इसके अंदर में योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो मार्केट रिस्क है। और मार्केट रिस्क कहलाता है बीटा। ठीक है, बीटा इज ऑल्सो नोन एज रिस्क फैक्टर। बीटा को हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि बीटा क्या होता है। बीटा पहली बात तो एक रेशियो होता है। ठीक है, रेशियो होता है मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता। यानी कि अगर यहाँ पे लिखा है बीटा 2.5 है तो ये 2.5 ही है। 2.5 परसेंटेज नहीं है, 2.5 रुपीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ 2.5 है, न्यूमरिक वैल्यू। तो बीटा 2.5 का मतलब है इट मीन्स दैट इफ मार्केट गोज अप, ये जो एरो बना ये अप एरो है, इफ मार्केट गोज अप बाय 1% देन स्टॉक ऑल्सो गोज बाय अप बाय 2.5%। यानी कि डायरेक्शन सेम है। बीटा से क्या होता है, डायरेक्शन सेम होता है, सेंसिटिविटी कम ऊपर नीचे हो सकती है। क्या बोला मैंने कि बीटा का मतलब होता है सेम डायरेक्शन डिफरेंट सेंसिटिविटी। सेम डायरेक्शंस डिफरेंट सेंसिटिविटी। क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब ये निकला कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उस शेयर का प्राइस भी ऊपर जाएगा। बीटा का मतलब ये है। और अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो स्टॉक भी नीचे जाएगा। तो डायरेक्शन सेम है। मार्केट ऊपर जाएगा तो स्टॉक भी ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो स्टॉक यानी कि शेयर भी नीचे जाएगा। डिफरेंट सेंसिटिविटी का मतलब बेसिकली डिफरेंट सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि हर कंपनी या हर स्टॉक का बीटा अलग होता है। अगर हुंडई कंपनी का बीटा 2.5 है तो मान के चलो BMW कंपनी का भी जो बीटा है वो 3 हो सकता है, मर्सिडीज़ का 1.5 हो सकता है। तो हर कंपनी का बीटा का वैल्यू अलग होता है। बट ये बात ध्यान रखो कि अगर मार्केट ऊपर गया तो BMW का भी शेयर ऊपर जाएगा, मर्सिडीज़ का भी ऊपर जाएगा और हुंडई का भी ऊपर जाएगा। लेकिन कितना परसेंटेज जाएगा? तो मर्सिडीज़ का मान के चलो अगर बीटा 2 है तो 2% जाएगा, हुंडई का 3% बीटा है तो 3% बढ़ेगा, और BMW का 4 है बीटा तो 4% बढ़ेगा। यानी कि बढ़ेगा ज़रूर, डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन मतलब या तो सारे स्टॉक ऊपर जाएंगे या सारे स्टॉक नीचे जाएंगे, ये बात तो पक्की है। लेकिन कितने परसेंटेज से ऊपर जाएंगे, कितना उछाल आएगा, कितना नीचे जाएगा, वो सब कंपनी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो बीटा का मतलब होता है इट इज़ अ रिस्क फैक्टर, इट इज़ अ मार्केट रिस्क, it has the same direction, different sensitivity, and if market goes up then stock also goes up, market goes down then stock also goes down, but with different values। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ स्टॉक, ई आर निकालना सीख रहे हैं हम लोग। अब ई आर निकालने का तरीका काफ़ी सिंपल है। अभी ऊपर एक फॉर्मूला सिखाया था, क्या फॉर्मूला? कि ई आर निकालने के लिए न्यूमरेटर में ले लो एक्चुअल रिटर्न रुपीज़ में, और नीचे ले लो एक्चुअल प्राइस, यानी कि जो आपने एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया उसको रुपीज़ में ले लो, इंटू 100 कर दो तो ई आर आ जाएगा परसेंटेज में। यानी कि एक्चुअल रिटर्न क्या होता है, तो ये भी मैंने बताया कि भैया शेयर्स के केस में डिविडेंड उठाओ और कैपिटल अप्रिसिएशन ले लो, और डिबेंचर्स बॉन्ड में इंटरेस्ट ले लो, कैपिटल अप्रिसिएशन ले लो। तो यहीं से फॉर्मूला अपने आप बन गया कि ई आर का मतलब होता है डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0। P1 मतलब किसी शेयर की एक्चुअल प्राइस पीरियड 1 के एंड में, मान के चलो पीरियड अपने पास ईयर का है, तो एक साल के बाद, एक साल के अंत में क्या मार्केट प्राइस होगी, माइनस P0
आज जो मैंने शेयर परचेस किया उसकी मार्केट प्राइस क्या चल रही थी, उसमें परचेस किया होगा जो मार्केट प्राइस चल रही थी। तो P0 मैंने परचेस किया, डिवाइड बाय मैंने जो परचेस किया यानी कि मैंने अपने पैसे लगाए मतलब जो सेविंग्स थे वो लगाए, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया। मुझे इन्वेस्टमेंट लेना है तो इन्वेस्टमेंट P0 ले लेंगे, इंटू 100 कर दिया। तो बेसिकली किया क्या, न्यूमरेटर में रिटर्न ले लिया, रिटर्न शेयर्स में डिविडेंड मिलता है और कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है। मतलब पैसेज ऑफ टाइम के साथ किसी चीज़ की मार्केट प्राइस बढ़ जाएगी तो बाद की मार्केट प्राइस माइनस पहले की मार्केट प्राइस जिसमें हमने परचेज किया था वो आपका होगा कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी कि P1 माइनस P0 डिवाइड कर दिए P0 से यानी कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो P1 माइनस P0 मैंने लिखा है कैपिटल अप्रिसिएशन। P1 का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, MPS का मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, MPS यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द ईयर एंड या फिर पीरियड एंड, बेसिकली आपकी सेलिंग प्राइस, आप कौन सी प्राइस पे बेचोगे वो होता है P1। ठीक है, ईयर एंड भी बोल सकते हो या फिर पीरियड एंड बोल सकते हो। मान के चलो मैंने कोई शेयर 10 साल बाद बेचा, 10 साल बाद बेचा तो 10 साल बाद जिस प्राइस पे मैंने बेचा सेलिंग प्राइस वो मेरी P1 होगी। और 10 साल पहले आज जो मैंने शेयर खरीदा उसकी जो प्राइस चल रही थी मार्केट में उसी में खरीदा होगा, तो वो जो शेयर प्राइस होगी यानी कि MPS टुडे जिसमें मैंने परचेज किया, परचेज प्राइस हो जाएगा P0। तो मेरा सारा डिस्कशन जो भी मैंने किया ऊपर से लेकर अभी तक वो एक तरीके से कनेक्ट हो रहा है कि रिटर्न को जब आप इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करोगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा। रिटर्न का मतलब अलग अलग होता है, एसेट लोगे तो अलग होगा, FD कराओगे तो अलग होगा, डिवेंचर बॉन्ड लोगे तो अलग होगा, लोन दोगे तो अलग होगा। शेयर्स के केस में होता है डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब पैसे जो टाइम के साथ किसी चीज़ की मार्केट प्राइस बढ़ जाना, तो वो आपने ले लिया न्यूमरेटर में रिटर्न ले लिया, यानी कि आप शेयर परचेज करने पे दो ही तरीके रिटर्न कमाएंगे, एक डिविडेंड कमाएंगे, एक उसकी बढ़ी हुई वैल्यू यानी कि कैपिटल अप्रिसिएशन कमाएंगे। कैपिटल अप्रिसिएशन निकालने का तरीका P1 माइनस P0 डिवाइड किससे करेंगे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। इन्वेस्टमेंट क्या होगी P0 की, क्योंकि उतने मैंने आपने परचेज किया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। तो सारा डिस्कशन कनेक्ट हो रहा है। ER का पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, जब ER और RE सेम हो गया, किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग ऐसा करना पड़ेगा या दिया होगा क्वेश्चन में कि रिक्वायर्ड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न सेम है, ER और RE सेम है। तो जब ER RE सेम होगा तो डेटा यूज़ करके हम RF प्लस आर एम माइनस बीटा इस्तेमाल करेंगे। RF प्लस आर एम माइनस RF इंटू बीटा का फॉर्मूला इक्विटी वैल्यूएशन में बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि जब ER और RE सेम होता है तो RF प्लस आर एम माइनस RF इंटू बीटा करके भी RE निकाला जा सकता है, और RE निकाल लिए तो ER तक पहुंच गए। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ER निकालने के लिए सारे तरीके एक ही बार में। तो दूसरा तरीका हो गया ER व्हेन ER इज इक्वल टू RE। तीसरा ये मैंने बताया था, ER यानी कि ROE होता है, तो पैट अपॉन नेटवर्थ इंटू 100 करोगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो पैट अपॉन नंबर अपॉन नेटवर्थ अपॉन नंबर इंटू 100, EPS 1 अपॉन BEPS 0 टू 100। तो इस तरीके से ER निकलता है। अब ER जो है का चौथा तरीका, यहाँ 4 लिखा है, चौथा तरीका भी है, पास्ट डेटा गिवन। थोड़ा थोड़ा स्टैटिस्टिक्स अब यूज़ करेंगे हम लोग। पास्ट डेटा गिवन मतलब पिछले कुछ सालों का डेटा दिया हुआ है। क्या डेटा दे सकते हैं ये लोग दिए हैं कि भाई ईयर 1 2 3 4, जिस दिन आपने परचेज किया शेयर वो बोलेंगे ईयर 1, फिर 1 साल निकला, 2 साल निकला, 3 साल निकला, 4 साल निकला, तो ईयर 1 2 3 4 आप चौथे साल पे खड़े हो, अब पीछे मुड़ के देख रहे हो, 4 साल बीत चुके हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। पहले तो डिविडेंड कितना कितना मिला था, कौन से साल में कितना डिविडेंड मिला था वो लिख लिए, पहले साल में कितना मिला, दूसरे में कितना मिला, तीसरे में कितना, साल भर में, चौथे में कितना डिविडेंड मिला। प्राइस, पहले साल के अंत में मार्केट प्राइस क्या चल रही थी, दूसरे साल के अंत में मार्केट प्राइस क्या चल रही थी, तीसरे साल के अंत में मार्केट प्राइस क्या चल रही थी, चौथे साल के अंत में मार्केट प्राइस क्या चल रही थी, ये भी आपने निकाल लिया। अब आप निकालोगे रिटर्न। रिटर्न कैसे निकालोगे, तो रिटर्न निकालोगे आप, सीधी बात है, डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0, यानी कि रिटर्न का मतलब क्या होता है अमाउंट में, शेयर्स में, एक तो होता है डिविडेंड, एक होता है चेंज इन मार्केट प्राइस। चेंज इन मार्केट प्राइस यानी कि कैपिटल अप्रिसिएशन। अब अगर ये मेरा मान के चलो ये वाला जो है पहला वाला, इसको मैं P1 मानूंगा, P1, तो P0 किसको मानूं, मुश्किल हो जाएगा क्योंकि P0 मेरे पास है ही नहीं, P1 को मैंने खरीदा था शेयर। इसलिए क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिटर्न कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो पहले साल का जो डेटा है वो एक्चुअली में सिर्फ काम आएगा दूसरे साल के लिए, उसका खुद का कोई रिटर्न नहीं निकाल पाओगे।
इसलिए मैंने डैश किया हुआ यहाँ पे ब्लैंक। दूसरे साल का रिटर्न निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इसको मान लेंगे P1 दूसरे साल के लिए, पहले साल को मान लेंगे P0 और ये डिविडेंड को जोड़ देंगे तो डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0 विल गिव मी रिटर्न फॉर द ईयर 2। ईयर 3 के लिए क्या करूँगा? ईयर 3 के लिए ये मेरा P1 बन जाएगा और ये मेरा P0 बन जाएगा और डिविडेंड ये रहेगा। तो डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0 तीसरे साल का रिटर्न आ जाएगा। इस तरीके से रिटर्न कैलकुलेट होता है। अलग अलग रिटर्न निकालोगे, जो जो वैल्यूज आएंगी उसको हम कहेंगे एक्स, उसको एक्स बोलेंगे। और ईआर कैसे निकलेगा, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न समेशन एक्स। समेशन का मतलब होता है टोटल, सम टोटल। तो समेशन एक्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स 3 लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 4 साल का डेटा दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो रिटर्न तो सिर्फ 3 पीरियड का निकाल पा रहा हूँ, 1 2 3। तो नंबर ऑफ ईयर्स इज 3। तो बेसिकली आप देख लो तरीके से एवरेज कर रहा हूँ, तो एवरेज का मतलब ही मीन होता है। तो ईआर निकाल लेंगे समेशन एक्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में करने क्या जा रहे हैं। तो 5 डेटा दिया रहेगा तो इस तरीके से करेंगे सॉल्व। फ्यूचर डेटा, जहाँ फ्यूचर की बात करेंगे वहाँ अनसर्टेनिटी आएगी, और जहाँ अनसर्टेनिटी आएगी वहाँ प्रोबेबिलिटीज़ की बात करेंगे। जहाँ फ्यूचर डेटा की बात करते हैं वहाँ पे प्रोबेबिलिटीज आती हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। मैं यहाँ बैठ कर सिर्फ एक एस्टिमेट लगा सकता हूँ, मैं प्रिडिक्शन लगा सकता हूँ, बट मुझे करेक्टली नहीं पता, तो मैं प्रोबेबिलिटी लगा सकता हूँ। जब भी फ्यूचर डेटा दिया रहेगा, यानी तो प्रोबेबिलिटीज़ दी रहेंगी, उसमें क्या होगा, उसमें रिटर्न दिए रहेंगे जिसको मैं एक्स बोलूँगा। यहाँ पे भी जैसे मैंने रिटर्न को एक्स बोला था, यहाँ पर भी मैंने रिटर्न को एक्स बोला पास्ट डेटा में, वैसे ही फ्यूचर डेटा में भी मैं रिटर्न को एक्स बोलूँगा। तो रिटर्न मुझे दिए रहेंगे और प्रोबेबिलिटी दी रहेंगे कि रिटर्न हो सकते हैं। एक साल बाद अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अलग अलग रिटर्न है। इतना मिल सकता है, इतना मिल सकता है, इतना मिल सकता है, इतना मिल सकता है, इतना मिल सकता है। रिटर्न्स दे दी एक्स में और प्रोबेबिलिटी दे दी, प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं पी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये पी है ये एक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पी एक्स। पी एक्स का जो टोटल रहेगा समेशन पी एक्स, वही मेरा ई आर होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न। टोटल ऑफ पी कॉलम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी दो तरीके से होती है, एक तो न्यूमेरिक वैल्यू होती है कि 0.10 चांस है कि ऐसा हो, और 0.10 को हम कैसे बोल सकते हैं, 10%। 10% चांस है ऐसा हो, यानी कि 0.10। तो प्रोबेबिलिटी जो है का टोटल 100% होता है, यानी कि ये जो कॉलम है, अगर परसेंटेज में बोलूँ तो 100% कहलाएगा, और न्यूमेरिक वैल्यू बोल तो 1 कहलाएगा, 1। यानी कि इसके अंदर की वैल्यूज 0.1 0.2 0.3 0.4 जो भी होगी, कुल मिला के 1 होनी चाहिए। और अगर परसेंटेज में है तो 100%। अगर क्वेश्चन में डेटा आपको परसेंटेज में दिया है तो कृपया उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 लेनी है, यानी कि 1 टोटल आना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यूज़ लेनी है, परसेंटेजेस नहीं लेना है। तो अगर परसेंटेज में दी रहेगी तो उसको कन्वर्ट कर देंगे न्यूमेरिक में और आगे सॉल्व करेंगे। दिस वॉज योर फ्यूचर डेटा। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो कैसे निकलेगा। तो मैंने 5 तरीके सिखा दिए आपको ई आर निकालने के लिए। 5 तरीके क्या क्या? पहला तो ये डिविडेंड प्लस वाला, दूसरा ये अगर आर ई और ई आर सेम होंगे तो, तीसरा ये कि ई आर मतलब आर ओ ई होता है, चौथा अगर पास्ट डेटा दिया रहेगा तो क्या करना है, पांचवा फ्यूचर डेटा दिया रहेगा तो क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। मैं जो ऊपर बता रहा था कि क्या हम क्वांटिफाई कर सकते हैं रिस्क को, तो हाँ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन ही रिस्क होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक निकालना, यानी कि रिस्क ऑफ स्टॉक निकालना। स्टैंडर्ड डेविएशन को बोला था सिग्मा एस। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन स्टॉक की बात करूँ तो सिग्मा एस। सिग्मा इस साइन को बोलते हैं, जो साइन बना हुआ है आपके पास, आधा न, अगर हिंदी में बोले तो आधा न, तो आधा न जो है सिग्मा, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट है। स्टैंडर्ड डेविएशन का लिखा हुआ है ऐसा
लाइन बनाओ तो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात चल रही है। एस स्टैंड फॉर स्टॉक। इसमें पास्ट डेटा दिया रहेगा। पहला केस कि रिस्क निकालना है और पास्ट डेटा पिछले सालों का डेटा दिया रहेगा। तो क्या करना है? तो अगर पिछले सालों का रिटर्न दिया रहेगा तो बढ़ते हैं आगे। इसमें पहले साल का रिटर्न दिया हुआ निकाल के, यानी कि ये परसेंटेज रिटर्न का जो परसेंटेज है ना वो निकाल के दिया हुआ है। कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे क्या था, डिविडेंड और प्राइस दिया हुआ था, यानी कि डिविडेंड और प्राइस दिया था, रिटर्न मुझे निकालना था, ठीक है। बट यहाँ पे जो है क्या, मुझे पास्ट डेटा दिया हुआ है, रिटर्न निकाल के दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे इसमें? तो रिटर्न के परसेंटेजेस दिए हुए हैं, इसको हम एक्स मानेंगे, इसमें पास्ट डेटा है तो समेशन एक्स सम टोटल ऑफ एक्स करेंगे, डिवाइड बाय एन करेंगे। हियर फोर क्यों? क्योंकि ये भी दिया हुआ है रिटर्न परसेंटेज में। ईआर निकल के आ जाएगा परसेंटेज में। यहाँ पे हमारे पास एन फोर क्यों ले रहे हैं, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मेरे पास है रिटर्न निकाल के दिया हुआ है। ऊपर वाले डेटा में रिटर्न निकालने का तरीका ही नहीं था। जब रिटर्न निकालने का तरीका ही नहीं था तो एन उतना लूँगा जितने रिटर्न निकल के आए बाहर। यहाँ पे 4 रिटर्न है मेरे पास, 4 परसेंटेज है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 है। ये सिर्फ 3 ही रिटर्न है। जब 3 ही रिटर्न होंगे, 3 ही रिटर्न के परसेंटेजेस हैं, तो जब 3 ही रिटर्न के परसेंटेज हो गए तो एन भी 3 लेना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है तो 4 लूँगा एन, तो नीचे 4 लेंगे। अब क्या करेंगे, इसी को एक्स बार भी बोलते हैं। जैसे कि आप समेशन एक्स बाय एन करोगे, इसको एक्स बार बोलता है कि मीन। अब क्या करोगे, एक्स माइनस एक्स बार करोगे। एक्स माइनस एक्स बार मतलब ये एक्स है, इसमें से एक्स बार माइनस करोगे, यहाँ लिखोगे। फिर ये एक्स है, इसमें से एक्स बार माइनस करोगे, यहाँ लिखोगे। फिर ये एक्स है, इसमें से एक्स बार माइनस करोगे, यहाँ पे लिखोगे। फिर ये एक्स है, इसमें एक्स बार माइनस करोगे, यहाँ पे लिखोगे। क्वेश्चन कराऊंगा अभी आगे चल के और अच्छे से डेटा के साथ क्लियर होगा, लेकिन अभी भी समझ लो करना क्या है एग्जैक्टली। एक्स माइनस एक्स बार निकालना है। ये पूरा का पूरा जो लाइन है ये एक्स है, और एक्स बार ये एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो भी आपकी वैल्यू है एक्स वाई जेड जो भी आ जाएगी वैल्यू, वो चीज़ को इस्तेमाल करना है, उसी से बार बार माइनस करना है। फिर क्या करेंगे, इसी कॉलम का एक्स माइनस एक बार का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे अगर 4 आया मान के चलो, तो स्क्वायर करके तो 4 4 16, ऐसे करके स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करके क्या करना है, स्क्वायर करके क्या करना है, स्क्वायर करके समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर निकाल लेना है। वो निकालने के बाद क्या करना है, एच डी निकालना है। एच डी कैसे निकलता है, रूट ओवर टोटल रूट है समेशन ऑफ एक्स एक्स बार स्क्वायर का डिवाइड बाय एन, एन जा लेना है, 4 लेना है। और ये सिग्मा एस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आगे बाहर, क्या इसका यूनिट होगा, परसेंटेज होगा। तो बेसिकली पास डेटा दिया रहेगा तो इस तरीके से करना है। पास डेटा दिया रहेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना का तरीका होता है रूट ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। आगे बढ़ते हैं। अगर फ्यूचर का डेटा दिया रहेगा, यानी कि जहाँ फ्यूचर की बात करेंगे अनसर्टेनिटी है और प्रोबेबिलिटीज़ दी रहेंगी, तब क्या करना है, तब तब भी रिटर्न दिए रहेंगे परसेंटेज में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पी एक्स निकालेंगे। पी एक्स निकालेंगे, समेशन पी एक्स करेंगे, यही मेरा ईयर होता है, ये तो सीख चुके हो आप ऑलरेडी। समेशन पी एक्स ही आपका ईयर होता है, ये देखिए समेशन पी एक्स ही आपका ईयर होता है। यही ईयर एक्स बार हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर निकालना है। लेकिन यहाँ पे आपको इस एक्स माइनस एक्स बार को पी से मल्टीप्लाई करना है, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को पी से मल्टीप्लाई करना है और निकालना है पी एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का कॉलम। ये कॉलम जो रेड में है इसका समेशन निकालोगे और इसका समेशन करके बस रूट निकालोगे तो आपके पास एच डी आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक, इट इज़ इन परसेंटेज। तो 2 तरीके मैंने सिखा दिए आपको रिस्क निकालने के। अगर पास्ट डेटा दिया रहेगा तो इस तरीके से कॉलम बनाना है, टेबल बनाना है और फॉर्मूला लगाना है। और अगर ये है फ्यूचर डेटा तो इस तरीके से लगाना है। और वेरिएंस क्या होता है, तो वेरिएंस मैंने बताया एच डी स्क्वायर यानी कि सिग्मा इसका स्क्वायर कर देंगे, ये परसेंटेज स्क्वायर में रहता है। एच डी परसेंटेज में रहता है, वेरिएंस परसेंटेज स्क्वायर में रहता है।
चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टॉक कॉस्टिंग 120 पेज नो डिविडेंड। एक स्टॉक है कॉस्टिंग 120। कॉस्टिंग का मतलब अगर आप परचेस करने जाओगे आज तो वो 120 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या होगा, P0 हो गया। परचेस किए शेयर को, एक्चुअल मार्केट प्राइस 120, तो P0 हो गया। The possible prices that the stock might sell for at the end of the year with the respective probabilities are, मतलब कि ईयर के एंड में कितने में बिक सकता है उसकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है और प्राइस दिया हुआ है। 115 में बिकेगा पता नहीं, 0.1 चांसेस है, 0.1 यानी कि 10%। 120 में बिक सकता है, मतलब जितने में हमने परचेज किया 120 उसी में बिक जाएगा। 125 में बिक सकता है, 130 में बिक सकता है, 135 में बिक सकता है, 140 में बिक सकता है। अलग अलग प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। इसका जब आप सम लगाओगे 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.1 तो 1 आएगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न्स। क्या मांग रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी कि ER मांग रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न्स मांग रहा है। फ्यूचर डेटा है कि पास्ट डेटा है, तो फ्यूचर डेटा है। तो फ्यूचर डेटा के लिए ER निकालने का तरीका सिखा दिया हूँ और इसका निकालने यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सिखा दिया हूँ। बढ़ते हैं आगे। तो गिवन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपको देखना है कि क्वेश्चन में जो डेटा यूजफुल है उसको आपको लिख लेना है गिवन में। P0 इजिकल टू कॉस्ट 120 रुपीज़ पर शेयर। रिटर्न का मतलब क्या होता है, डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0 अपन P0 to 100। सबसे पहला हमारा काम है रिटर्न निकाल लेना परसेंटेज में। क्या क्या कॉलम बनाएंगे, P1, P1 मतलब जो प्राइस होने वाली है, 115 हो सकती है, 120 हो सकती है, 125 हो सकती है, 130 हो सकती है, 135, 140 हो सकती है। P0 सारे केसेस में 120 है क्योंकि आप जिसने परचेस करोगे। डिविडेंड 0 है क्योंकि बोला है स्टॉक कॉस्टिंग 120 पेज नो डिविडेंड, तो डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। तो रिटर्न का अमाउंट कैसे निकलेगा, डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0 -5। ये कैसे आया, 0 प्लस 115 माइनस 120 इज इक्वल टू -5। ऐसे करके आपने सारे रिटर्न के अमाउंट निकाल दिए रुपीज़ में, -5, 0, 5, 10, 15, 120, सॉरी 20। रिटर्न का परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना है, ये जो आपका कॉलम आया है इसको आपको डिवाइड कर देना है P0 से, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, और कुछ नहीं करना, आ जाएगा आपका रिटर्न परसेंटेज। सिखा चुका हूँ। तो पहले का आंसर है -4.17%। तो रिटर्न नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है। -4.17%, 0%, 4.17%, 8.33, 12.5, 16.67। तो ये सारे के सारे हो गए रिटर्न्स निकालिए परसेंटेज में। अब क्या करेंगे, फ्यूचर डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में तो कॉलम्स बना लेंगे रिटर्न का। पहले वाले कॉलम को बोलेंगे एक्स, प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.1। इसका टोटल मैंने कहा था 1 होता है। PX कर लेंगे, PX मतलब P मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लेंगे, तो ये सब वैल्यूज आ जाएंगी आपकी 0.417, 0.834, 2.499, 2.5, 1.667। समेशन कर लेंगे, सब टोटल मान लेंगे। समेशन PX है 7.03%। यही मेरा ER है, यही मेरा X बार है, आ गया मेरा ER आ गया 7.083%। पहला आंसर। अब x माइनस एक्स बार करना है, तो x माइनस एक्स बार कैसे करेंगे, x है मेरा -4.17, तो -4.17 में से माइनस कर देंगे 7.083, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4.17 -7.083 इज इक्वल टू -11.253। अगला है 0, 0 माइनस 7.083 इज -7.083। अगला है 4.17, 4.17 माइनस 7.083 इज -2.913। वैसे आप इसमें से अलग अलग इसमें से माइनस करते जाएंगे 7.03 को, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। आगे का स्क्वायर मार देना है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देंगे, तो ये अभी तक परसेंटेज में था, ये परसेंटेज स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनिट भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 11.253 का स्क्वायर करोगे तो 126.63 आएगा, परसेंटेज का स्क्वायर करोगे तो परसेंटेज स्क्वायर आएगा। फिर क्या करना है, पी को मल्टीप्लाई कर देना एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर से, ये जो पी है इसको मल्टीप्लाई कर देना है एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा 12.66, 5.017, 1.698, 0.467, 5.869, 9.199 परसेंटेज स्क्वायर।
इसका सम कर दोगे, समेशन लगा दोगे, कितना आया 34.902% स्क्वायर। ये वेरिएंस है, ऑटोमेटिकली वेरिएंस आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट कर दोगे 34.902% स्क्वायर का, तो आपका एच डी आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि एच डी ऑफ एस सिग्मा एस परसेंटेज में 5.908%। ओके, फाइनल आंसर हो गया 5.0908% और 7.03%। चेक कर लेते हैं, 7.03%, 5.908%। तो इस तरीके से आप रिटर्न निकाल सकते हैं और इस तरीके से आप रिस्क निकाल सकते हैं।